Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is translocation of water from outline water relations. Translocation of water. ट्रांसलोकेशन को एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। एसेंट का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। और इसी तरह सैप जो है, जैसे हमने बात की थी पिछले लेक्चर में भी कि वाटर जब प्लांट में मूव करता है तो वो सिर्फ वाटर नहीं होता बल्कि वाटर के साथ कुछ डिज़ॉल्व मिनरल्स भी शामिल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी शामिल होते हैं। तो वाटर अलॉन्ग विद दीज सॉल्यूट्स या अलॉन्ग विद दीज मिनरल्स जो है वो कलेक्टिवली कहलाता है सैप। तो प्लांट में जो मूवमेंट है वो सिर्फ वाटर की नहीं हो रही बल्कि हम कहते हैं कि सैप की मूवमेंट हो रही है, कुछ मिनरल्स भी उसके साथ शामिल होते हैं। अब एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज़ कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। कि प्लांट में जब वाटर की मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो इसे एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। अब रूट्स जब वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वाटर जो अवेलेबल होता है, मैक्सिमम जितना भी, उसको वो ले लेते हैं और उसको लेने के बाद उसको वो अपवर्ड मूव करते हैं। अपवर्ड जब वाटर की मूवमेंट होती है तो इट मीन्स कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो वाटर मूव कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड मूव करती है किसी भी चीज़ को, लेकिन डाउनवर्ड ये मूव नहीं होता, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ये वाटर जा रहा है। तो इट मीन्स कि इसके पीछे कोई मैकेनिज़्म जो है वो शामिल है, क्योंकि कुछ ट्रीज़ होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनमें भी उनकी टिप तक जो है वाटर वो पहुंचता है। और इतनी जो हाइटेड ट्रीज़ हैं जिनकी कुछ की जो हाइट है वो 300 फीट से भी एक्सीड कर जाती है, जैसे कि कुछ कॉनिफर्स हैं, कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स के होते हैं, या यूकलिप्टस सफ़ेदा वगैरह, तो इनमें हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी प्लांट के टॉप तक जो है वो वाटर मूव करके वहाँ तक पहुँचता है। तो इट मीन्स कि इसके पीछे कोई सॉलिड मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखें तो एसेंट ऑफ सैप मैंने दिखाया है कि रूट्स जो हैं सबसे पहले ये वाटर लेते हैं सॉइल से, उसके बाद रूट्स के रूट हेयर्स के ज़रिए ये वाटर अंदर तक जाइलम तक पहुँचता है और यहाँ जाइलम से फिर अपवर्ड मूव करता है स्टेम के जाइलम में, और ये अपवर्ड बिल्कुल जहाँ तक इसकी जितनी लेंथ है वहाँ तक ये मूव करके जाएगा। फिर उसके बाद अगर लीव्स हैं तो लीव्स में भी ये वाटर जाता है जाइलम के थ्रू। उसके बाद लीव्स में देखें तो कुछ वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए यहाँ से लॉस हो जाता है, ख़ारिज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर ट्रांसपायरेशन होती है लीव्स की सरफेसिस से, कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट होके वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर फिर वाटर की कमी सी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर एक ट्रांसपायरेशन की वजह से, क्योंकि वाटर लॉस हुआ है, तो वो एक पुल सा क्रिएट होता है, मीन्स एक खिंचाव पैदा होता है कि नीचे से जो पानी है उसको फिर ये ऊपर की तरफ खींचते हैं ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशन। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसपायरेशन पुल है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और एक तरफ ये एसेंट ऑफ सैप है कि डाउनवर्ड जो है वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर वाटर मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है, तो उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से जो है एक पुल क्रिएट होता है और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट है इसमें पाथ ऑफ वाटर स्ट्रीम। अब जब वाटर की मूवमेंट अपवर्ड होती है तो हमने जैसे बात की कि जाइलम जो है वो इन्वॉल्व है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम में फिर इसके दो तरह के इसमें हम बात करते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ये पहले डायग्रामेटिकली देख लें कि जाइलम के होते हैं ट्रेकीड्स और जाइलम के होते हैं वेसल एलिमेंट्स, ठीक है। अब ट्रेकीड्स जो हैं और वेसल्स, ये दोनों कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वाटर की कंडक्शन करते हैं, लेकिन ट्रेकीड्स जो हैं ये लोअर वेस्कुलर प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली होते हैं, और जो वेसल्स हैं ये हायर वेस्कुलर प्लांट्स या जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पाए जाते हैं। दोनों का रोल एक जैसा ही है। और ट्रेकीड्स को देखें तो स्ट्रक्चरली ये इस तरह से थोड़े थिन से होते हैं, स्लेंडर होते हैं, लेकिन वेसल एलिमेंट्स की निस्बत ये ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। और वेसल एलिमेंट अगर आप देखें तो ये ट्रेकीड से छोटा होता है एक एलिमेंट, और ये एक एलिमेंट सिर्फ उसमें नहीं होता बल्कि ये देखें तो ये जैसे ये वेसल पूरा दिखाया गया तो इसका ये एक एलिमेंट
ये दूसरा एलिमेंट, फिर इसी के साथ तीसरा होगा, और ये एलिमेंट्स काफ़ी सारे आपस में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं और ये लेंथ वाइज पूरा मिल के एक वेसल जो है वो बनाते हैं। अब वेसल एलिमेंट मतलब एक जो एलिमेंट है इसका ये वेसल एलिमेंट है, और पूरा जो स्ट्रैंड बनता है वो वेसल कहलाता है। अब इस वेसल पे देखें तो इनकी वेसल एलिमेंट पे यहाँ पर इनकी वॉल पे भी कुछ पिट्स होती हैं, और कुछ पिट्स इनकी ये जो टेपरिंग एंड्स हैं, टेपरिंग क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पॉइंटेड सी हैं, तो इन टेपरिंग एंड्स पे भी इनके पिट्स मौजूद होती हैं। पिट्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ओपनिंग्स या होल्स होते हैं जिनके ज़रिए वाटर जो है एक वेसल एलिमेंट से दूसरे वेसल एलिमेंट में दाखिल हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्टेड ही इन्हीं अपनी वॉल्स के ज़रिए होते हैं एक दूसरे से। अब वाटर जब मूव करता है जाइलम के वेसल्स में से, तो वो एक कैपिलरी सी बनाता है, कैपिलरी ट्यूब जैसे होती है, उसी तरह से कैपिलरी ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है, लैब्स में ये मौजूद होती है, एक्सपेरिमेंट्स में काम आती है, और ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक स्ट्रा होता है कि इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। अब जो जाइलम है वो भी इसी कैपिलरी ट्यूब की तरह से ही होता है, और ये रूट्स से एक्सटेंड करता है स्टेम में, और स्टेम से फिर लीव्स में, क्योंकि रूट से वाटर जो है स्टेम और लीव्स तमाम पार्ट्स तक इसने ट्रांसलोकेट होना होता है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं एक वुडी ट्री है, तो वुडी ट्री में जो उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काट लिया जाए उसकी स्टेम का, तो उसमें हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये आप देखें तो ट्री ट्रंक को काटा हुआ है, उसमें देखें कि ये सेंटर वाला जो हिस्सा है वुड का, ये आपको डार्क कलर का नज़र आ रहा है, और जो पेरीफ्री पे है बाहर की तरफ है वो थोड़ा लाइट कलर का नज़र आ रहा है। तो ये वुड जो सेंटर वाली डार्क कलर की है ये कहलाती है हार्ट वुड, और जो बाहर वाला इसका हिस्सा है पेरिफेरल वुड, ये क्या कहलाती है, जो लाइट कलर्ड है, ये सैप वुड कहलाती है। अब जो हार्ट वुड होती है ये मोस्टली इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल हो जाती है, मतलब वुड बनाता ही जाइलम है, तो ये जो जाइलम का ये हिस्सा है हार्ट वुड वाला, ये नॉन फंक्शनल है या ये कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। और जाइलम का जो ये वाला पार्ट है ये सैप वुड वाला जो हिस्सा है ये एक्टिव है, फंक्शनल है, और इसमें मौजूद ट्रेकीड्स या वेसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन में। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये दिखाया गया है कि ये सेंटर वाला पार्ट है जिसको हार्ट वुड लिखा हुआ है, और बाहर वाला जो है जो लाइट कलर की वुड बनती है वो क्या है, वो सैप वुड है। उसके अलावा इस वुड में क्या होता है कि ये जब 1 साल के बाद आप इसको देखें तो एक इसमें एनुअल रिंग बनता है, ठीक है। ये देखें कि इसमें आपको इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स या रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं एनुअल रिंग। ये एक एनुअल रिंग है, ठीक है, इसके बाहर वाला दूसरा एनुअल रिंग है, तो 1 साल में ये एक एनुअल रिंग बनाते हैं। अब हार्ट वुड जो है इसमें भी एनुअल रिंग्स नज़र आ रहे हैं, सैप वुड में भी नज़र आ रहे हैं। हमने बात की कि हार्ट वुड जो है ये इनएक्टिव है, डेड है, नॉन फंक्शनल है, और ये जो है कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि सैप वुड जो है इसके जो ये जो एनुअल रिंग्स नज़र आ रही हैं इसमें मौजूद ट्रेकीड्स या वेसल्स जो हैं ये कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। थ्योरीज में कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें फर्स्ट हम देखते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि रूट्स में जब वाटर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कि सॉइल से वाटर जब एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, तो उस वाटर की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू वाटर जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वो वाटर की वजह से जो प्रेशर रूट्स में क्रिएट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस प्रेशर की वजह से रूट से वाटर अपवर्ड मूव करता है स्टेम में या लीव्स में, और वो ट्रांसलोकेट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो रूट प्रेशर है इसको हम डिफाइन करें तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन द रूट विच फोर्सेस द वाटर अपवर्ड इन द स्टेम, कि रूट में ये जनरेट होता है वाटर की वजह से, और ये फोर्स करता है या पुश करता है वाटर को अपवर्ड इनटू द स्टेम। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर देखें ये दिखाया गया है कि रूट जो हैं ये वाटर लेते हैं सॉइल से,
ठीक है। और वाटर जब ये काफ़ी सारा ले लेते हैं तो उस वाटर का जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की वजह से ये वाटर जो है ये ऊपर की तरफ राइज़ करता है, स्टेम में जाता है और स्टेम से जो है ये लीव्स में जाता है। और कल हमने एक फिनोमिना पढ़ा था गटेशन, कि लीव्स में फिर जब ये पहुंचता है तो प्रेशर पीछे से, क्योंकि एक प्रेशर सा एक्सर्ट हो रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लीव्स से बाहर निकल आते हैं और ये प्रोसेस जो है हम कहते हैं ये ब्लीडिंग या गटेशन कहलाता है। अब ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है इसके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कि इसको फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। और क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ये हैं कि ये जो रूट प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होती है। मतलब वो इसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत या इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि ये जो लंबे या टॉल हाइटेड जो प्लांट्स हैं उनमें ये सफिशेंट हो प्रेशर फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। और इसको जब चेक किया गया तो देखा गया कि मैक्सिमम जो वाटर की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है रूट प्रेशर, वो मैक्सिमम 3 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। जबकि जो टॉल ट्रीज़ हैं उनमें एटलीस्ट 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर की ज़रूरत होती है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ देयर प्लांट। तो इट मीन्स के जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तो रूट प्रेशर जो है वो ट्रांसलोकेट कर सकता है वाटर टू ऑल पार्ट्स, लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं या जो टॉल हाइटेड हैं उनमें रूट प्रेशर की वजह से ट्रांसलोकेशन मुमकिन नहीं होती कि वो बिल्कुल टॉप तक भी वाटर को लेके जा सकें। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि रूट प्रेशर जो है ये सीजनल फ्लक्चुएशंस शो करता है। फ्लक्चुएशंस मींस वेरिएशंस ये शो करता है कि स्प्रिंग सीज़न में, मौसम बहार में जब न्यू लीव्स आते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाता है। जब ट्रांसपायरेशन का रेट कम होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। और इसी के अलावा जब वाटर उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन वाटर अगर ज़्यादा मौजूद है तो वो वाटर लेता रहेगा और उसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें कि समर में जो है वो ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होता है कि प्लांट से वाटर जो है वो इवेपोरेट ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम समर में रूट्स में प्रेशर कम होता है। जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है तो प्लांट को वाटर भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि सॉइल भी ड्राई हो जाती है और वहाँ पर भी वाटर जो है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता कि वो रूट्स में इतना प्रेशर क्रिएट कर सके कि जितना उसमें वाटर लॉस हो रहा है उसकी कमी को फ़ौरन से वो पूरा कर सके। तो इसका मतलब है कि जो एसेंट ऑफ सैप है कुछ सीजन्स में तो ये इसकी वजह से इफ़ेक्टिव जो है ट्रांसलोकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ इसमें ट्रांसलोकेशन जो है वो नहीं हो सकती। फिर ये कि water continues to rise up in the absence of root pressure, thus when a cut shoot is placed in water it does not wilt। फिर ये देखा गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक प्लांट लिया गया, उसके रूट्स काट दिए गए, ठीक है, रूट्स निकाल दिए, बाकी जो उसकी स्टेम और लीव्स वाला जो उसका पार्ट बच गया उसको उन्होंने एक जो है वाटर में सोल्यूशन में उसको रख दिया। जब उसको वाटर सोल्यूशन में रख दिया, अब उसके रूट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखा कि वो जो शूट है या जो स्टेम है वो विल्ट नहीं हुई, मुरझाई नहीं। अगर उसको पानी ना मिलता वो तो मुरझा जाती ना, लेकिन वो विल्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि उसमें वाटर की कंडक्शन हो रही है और वाटर जो है उसके तमाम पार्ट्स को मिल रहा है, हालांकि रूट नहीं थे। तो इट मीन्स कि रूट प्रेशर जो है ये ज़रूरी नहीं है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन ऑल केसेस। फिर ये कि जिम्नोस्पर्म्स में भी रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो बहुत टॉल हाइटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनमें रूट प्रेशर जो है वो एनफ नहीं है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज़ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी कैपिलरी ट्यूब्स की वजह से होता है। और कैपिलरी ट्यूब क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि एक ग्लास ट्यूब होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक स्ट्रॉ होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक कैपिलरी ट्यूब दिखाई गई है, फिर इसी तरह से ये दूसरी और तीसरी, ये 3 तरह की कैपिलरी ट्यूब्स दिखाई गई हैं। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, ग्लास ट्यूब विद अ नैरो बोर, कि जिसका जो डायमीटर हो ये उसका बोर कहलाता है ना, जो उसकी ये विड्थ है या उसका जो डायमीटर है। तो एक ग्लास ट्यूब जो कि एक नैरो डायमीटर वाली हो उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है और उसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन होते हैं।
अब जब कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप किया जाता है तो वाटर उसके अंदर राइज होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ये देखें कि यहाँ पर एक ट्रे सा लिया गया है, उसमें वाटर लिया हुआ है और उसमें 3 जो हैं ये कैपिलरी ट्यूब्स इसके अंदर इंसर्ट कर दी गई हैं। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब्स अंदर डाली तो वाटर जो था वो इनमें राइज होना शुरू हो गया। इसमें भी देखें वाटर ऊपर आना शुरू हो गया इसके अंदर, इसमें भी और इसमें भी। अब फिर ये है कि इट अकर्स ड्यू टू द एडहियन ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर जो है वो इन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर कैसे चला गया, वो कहते हैं कि ये एडहियन की वजह से है। अब एडहियन क्या होता है, वाटर में 2 तरह की जो है ये फोर्सेस देखी गई हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, कोहियन एंड एडहियन। यहाँ पर देखें, इसको मैंने दिखाया है कि ये जो वॉल होती है जाइलम की वॉल के साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है कि ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एडहियन कहलाती है विद द वॉल ऑफ द ट्यूब। और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मतलब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये उसके साथ वाला और है, तो इनके दरमियान, इनके आपस में भी इनकी फोर्सेस मौजूद होती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं, वो कहलाती हैं कोहेसिव फोर्सेस या कोहियन। अब ये कोहियन की वजह से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो उसके साथ वाला जो नीचे वाला था वो उसके साथ अट्रैक्ट होने की वजह से, कोहियन की वजह से वो भी उसके साथ ऊपर जाएगा। और ये वाटर मॉलिक्यूल अगर वॉल के साथ अट्रैक्टेड है एडहियन की वजह से तो ये भी इस तरह से राइज करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी ये फिनोमेना है, वो कहते हैं कि एडहियन की वजह से कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं कैपिलरी ट्यूब के साथ एडहेसिव हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं या उसके साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ऊपर की तरफ राइज होते जाते हैं। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है कैपिलैरिटी, के राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो राइज ऑफ वाटर होता है कि वाटर इसके अंदर चढ़ जाता है या इसमें राइज हो जाता है, ये इसकी डिपेंड करता है, हाइट ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द बोर, कि कितना वाटर, कितनी हाइट तक ये वाटर ऊपर गया है, ये अगर देखना है तो ये डिपेंड करता है इस कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर पे। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट डायमीटर्स की ट्यूब्स ली गई हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत बारीक है, ये थोड़ी सी इससे चौड़ी है, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है और इसका इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ ही आप वाटर राइज देखें तो एक ही, क्योंकि टैंक में तीनों को रखा गया है, एक ही जितना वाटर सबको मिल रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा वाटर राइज हुआ है, इसमें थोड़ा कम हुआ है और इसमें सबसे कम हुआ है। अब वो कहते हैं कि जिस ट्यूब का बोर या उसका डायमीटर कम होगा, जो पतली होगी, उसमें वाटर राइज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से वाटर राइज जो है वो कम हुआ है। मींस डायमीटर और वाटर राइजिंग जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो वाटर राइजिंग कम होगी, डायमीटर कम होगा तो वाटर राइजिंग ज़्यादा होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो जाइलम के डक्ट्स होती हैं या जाइलम के जो वेसल्स होते हैं ये भी इसी कैपिलरी ट्यूब की तरह ही एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे दिखाया गया वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। लेकिन इस पे भी फिर कुछ ऑब्जेक्शंस आए कि ऐसा नहीं है कि कैपिलरी की वजह से वाटर जो है वो राइज करे। और इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है वो ये है कि वेसल्स और ट्रेकीड्स जो हैं, जाइलम के जो वेसल्स हैं या फिर ट्रेकीड्स हैं, उनका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर तक भी होता है। यहाँ सेंटीमीटर आप करेक्शन करेंगे बुक में, तो 40 सेंटीमीटर तक भी डायमीटर इनका देखा गया है। मींस कैपिलरी फोर्स अगर उसमें बनती भी है तो उसकी वजह से वाटर सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक अपवर्ड मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे ज़्यादा जब वो मूव नहीं करता तो इतने टॉल हाइटेड प्लांट्स में वाटर कैसे टॉप तक पहुँचता है अगर कैपिलैरिटी भी नहीं है, तो इट मीन्स कि कोई और फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है। तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि दूसरा जो ऑब्जेक्शन है कि कैपिलैरिटी तब तक वर्क करती है, कैपिलरी एक्शन तब तक होता है जब कैपिलरी ट्यूब का एक एंड जो है वो मुसलसल वाटर में डिप हो, तब वाटर जो है ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, अगर उसको वाटर हर वक्त मिलता रहे। लेकिन ऐसा भी होता है कि रूट्स के साथ जो सॉइल होती है वहाँ हर वक्त वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो इट मीन्स कि कैपिलैरिटी एक्शन जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता उसमें हर वक्त, और लगातार क्योंकि उसको वाटर नहीं मिलता, कभी सॉइल बहुत ड्राई हो जाती है, कभी वाटर अवेलेबल होता है, तो इसमें कैपिलैरिटी का रोल जो है वो नहीं हो सकता। फिर है वाइटल थ्योरीज़। अब वाइटल थ्योरीज़ में 2 डिफरेंट थ्योरीज़ जो हैं वो शामिल हैं। एक जो थ्योरी है वो गॉर्डल्यूस्की ने दी है, और इस थ्योरी के मुताबिक वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ वुड पेरेन्काइमा एंड मेड्यूलरी रेज। वो कहता है कि
वाटर जो अपवर्ड मूव करता है ये वुड पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज की मूवमेंट पंपिंग एक्टिविटी की वजह से है। मतलब वाटर जो है वो पंप करता है इनटू द वुड पेरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेज एंड देन इनटू द वेसल्स। अब ये किस तरह से है कि वो कहते हैं कि द पीरियोडिक चेंज इन दियर ऑस्मोटिक प्रेशर काजेज द पंपिंग एक्शन, कि वो कहते हैं कि इनके डिफरेंट पार्ट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पंपिंग एक्शन इनमें देखा गया है। और देयर इज़ एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन दीज सेल्स। वो कहते हैं कि वुड पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर मींस कि उन सॉल्यूट्स जब ज़्यादा होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट्स होता है। अब जब सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर वाटर कम है। जब वाटर कम होगा तो वो वाटर को लेगा वहाँ से जहाँ वाटर ज़्यादा है, ठीक है। अब वुड पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज में जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो साथ वाले जो वेसल्स होंगे, बॉर्डरिंग वेसल्स मीन्स जो साथ वाले उनके वेसल्स होंगे, उनसे ये वाटर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये वाटर ले लेंगे, काफ़ी सारा वाटर इनके पास आ जाएगा, तो फिर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा तो ये दोबारा वाटर जो है वो वेसल्स में चला जाएगा। मींस वेसल्स में जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वेसल्स में आ जाएगा, और जब वुड पेरेन्काइमा में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वो वुड पेरेन्काइमा में चला जाएगा। इसको आप डायग्रामेटिकली इस तरह देख सकते हैं कि ये जो है ये एक वेसल दिखाया गया है। अब जाइलम में जो है वो वेसल्स भी होते हैं कंडक्शन के लिए, इनके साथ जो है ये पेरेन्काइमा सेल्स भी पाए जाते हैं। वेसल्स में जाइलम में वेसल्स के साथ पेरेन्काइमा सेल्स भी मौजूद होते हैं। और मेडुलरी रेज का जिक्र हुआ तो मेडुलरी रेज जो हैं ये रेडियल रेज बनती हैं बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। एक वेस्कुलर बंडल और दूसरे वेस्कुलर बंडल के दरमियान में जो रेडियल रोज होती हैं फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स आउटसाइड, वो होती हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि ये वेसल है, इसमें वाटर मौजूद है, और इसमें जो साथ वाले इसके पेरेन्काइमा सेल्स हैं, अब इनमें वाटर इतना नहीं है जितना वेसल में है। अब इनमें वाटर जब कम है तो इट मीन्स के सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई है, ठीक है। वाटर कम और सॉल्यूट्स ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें ज़्यादा है। अब वाटर यहाँ कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, ठीक है। तो वाटर जो है वेसल से मूव करेगा पेरेन्काइमा सेल्स में। जब वाटर यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पहले के हाई था वो अब लो हो जाएगा। मींस जब वाटर इसमें बहुत ज़्यादा आ गया तो इट मींस कि अब कंपैरेटिवली सॉल्यूट्स जो हैं वो कम हो गए हैं वाटर की निस्बत, और वाटर ज़्यादा हो गया है तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम हो गया है। अब यहाँ वाटर ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर जो है वो दोबारा वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। और वेसल्स में फिर आगे जो पेरेन्काइमा सेल्स होंगे उनमें फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वेसल से फिर उस पेरेन्काइमा सेल्स में चला जाएगा। फिर जब वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो वहाँ से वेसल्स में चला जाएगा। तो ये जो पंपिंग एक्टिविटी है इसकी वजह से उसका कहना था कि ये वाटर जो है मूव करता है, मीन्स वेसल से पेरेन्काइमा सेल्स में, फिर पेरेन्काइमा सेल से वेसल्स में, वहाँ से फिर दूसरे पेरेन्काइमा सेल, फिर यहाँ से दोबारा वेसल। तो इस तरह की वो कहता है कि ये पंपिंग एक्टिविटी होती रहती है, और इस तरह से वाटर जो है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट जो इसमें वाइटल थ्योरीज में जो थ्योरी दी गई वो थी बाय J.C. बोज इन 1923, और उसने ये कहा कि वाटर की ये जो मूवमेंट है ये है ड्यू टू पल्सेटरी एक्टिविटी इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द स्टेम आउटसाइड द एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के बाहर वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉर्टिक्स कहते हैं, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। और कॉर्टिकल सेल्स के बाहर जो हैं वो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं। अब इसने किया क्या, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक प्लांट लिया और प्लांट के साथ उसने एक इलेक्ट्रिक प्रोब, एक नीडल सी जो है वो यूज़ की उसको इंसर्ट करने के लिए। ये एक नीडल सी है जिसको प्रोब का नाम देते हैं, और इसके साथ उसने एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन सा बनाया, और एक उसने गैल्वानोमीटर जो है जो कि प्रेशर गॉज को, प्रेशर को चेक करता है, वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक प्रोब की जो नीडल है ये इसने इस प्लांट की जो स्टेम है उसमें इंसर्ट करनी शुरू की, उसके एपिडर्मल सेल्स तक ये पहुंची। तो एपिडर्मल सेल्स में जैसे ही पहुंची तो इसने प्रेशर नोट किया, तो उसमें ये प्रेशर जो है उसकी रीडिंग बढ़ती गई। मींस उसने कहा कि ये प्रेशर जो है एपिडर्मल सेल्स में ये कुछ पल्सेस क्रिएट कर रहा है या वाइब्रेशंस की वजह से है, और ये जो है प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा ये शो कर रहा है। और जैसे ही ये नीडल एपिडर्मिस से कॉर्टिकल सेल्स तक गई तो ये जो पल्सेशन थी वो बढ़ गई, मींस इसमें प्रेशर की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हो गई। और उसने कहा कि कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो वैल्यू दे रहे हैं प्रेशर की। इट मींस कि इसमें
कुछ ऐसी पल्सेटरी एक्टिविटी हो रही है या ऐसी वाइब्रेशंस हो रही हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव कर रही हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑफ द प्लांट। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स कुछ और साइंटिस्ट ने किए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई फिनोमेना जो है वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता। स्ट्रैसबर्गर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया और इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, और उसने कहा कि ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स में कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बावजूद भी वाटर की कंडक्शन उन प्लांट्स में होती रहती है। इट मीन्स कि इसमें ये फिनोमेना नहीं बल्कि कोई और फिनोमेना इन्वॉल्व है। तो ये कुछ थ्योरीज़ आज हमने पढ़ी हैं, तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।